चलिए सबसे पहले बात करते हैं संभल की जामा मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, लेकिन अब इसे जामा मस्जिद नहीं कहा जाएगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अब इसे विवादित स्ट्रक्चर कहा जाएगा। कानूनी तौर पर कोर्ट और कानून की नजर में अब यह विवादित ढांचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज शाही जामा मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मस्जिद को विवादित स्ट्रक्चर कहा है, अपने ऑर्डर में विवादित स्ट्रक्चर लिखवाया है। हिंदू पक्ष लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। हिंदू पक्ष इसे हरिहर मंदिर बताता है, लेकिन अब इसे ना मंदिर कहा जाएगा और ना ही मस्जिद। जब तक मामला कोर्ट में है तब तक यह सिर्फ और सिर्फ विवादित ढांचा ही माना जाएगा। हिंदू पक्ष लंबे समय से मस्जिद को विवादित ढांचा कह रहा है। पहली बार हाईकोर्ट ने भी इसे विवादित ढांचा कहा है। जस्टिस रोहित रंजन ने सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। हिंदू पक्ष संभल की शाही मस्जिद को हरिहर मंदिर बताता रहा है, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। मस्जिद कमेटी सफेदी और साफ सफाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन एएसआई ने सफेदी की जरूरत से इनकार किया, क्योंकि जवाब एएसआई से मांगा गया था, क्योंकि यह इमारत एएसआई के संरक्षण में है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी, जिसमें एएसआई की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है। मैं आपको बैकग्राउंड बता देना इसका इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस्क कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस्क कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस्क के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन का बयान भी इस ऑर्डर के बाद सामने आया, आपको सुनवाते हैं। यही प्रक्रिया है, जब कोई दो पक्षों में विवाद होता है तो उस ढांचे को, उस इमारत को विवादित इमारत ही बोलते हैं। किसी की मस्जिद कहने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। अगर कोई नारा लगाता रहे मस्जिद थी मस्जिद है, तो हम भी कहेंगे उसका मंदिर थी मंदिर रहेगी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में विवादित ढांचा ही कहा जाएगा, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हो जाता इसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने न्याय की संतुलन रखने के लिए इसको विवादित ढांचा कहा है। जिसको मस्जिद कही जा रही थी, अब वो प्योर खाली मस्जिद नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है या अलग मस्जिद, जो भी कहिए आप। अब यह समझिए कि विवादित स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब कि परिसर की कोई धार्मिक पहचान नहीं होगी, यह कानूनी प्रक्रिया है। शाही मस्जिद को अब मस्जिद नहीं कहा जाएगा, विवादित स्ट्रक्चर कहकर संबोधित किया जाएगा। मस्जिद को विवादित परिसर ही कहा जाएगा, परिसर को मंदिर भी नहीं कहा जाएगा। कोर्ट के फैसले तक यह विवादित स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब संभल की शाही जामा मस्जिद का इतिहास भी जान लीजिए, जिसमें हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करता है। बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर है शाही जामा मस्जिद। मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसलिए एएसआई के संरक्षण में 1920 से मस्जिद का निर्माण मीर बेग ने करवाया था। मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ। संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने का दावा किया जाता है। बाबर ने मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवाई, यह भी दावा है। 1529 में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, जो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दावा है। संभल की शाही जामा मस्जिद एएसआई संरक्षित धार्मिक स्थल है। 1920 में इसे संरक्षित इमारत घोषित किया गया, लेकिन इसे लेकर लंबे वक्त से हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद है। यह मस्जिद मुगल शासक बाबर के वक्त बनी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया गया, क्योंकि पहले वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट का रुख किया। स्थानीय कोर्ट के आदेश पर 24 नवंबर को मस्जिद का एएसआई ने सर्वे किया, लेकिन इस दौरान हिंसा भड़क गई। साजिश के तहत भीड़ ने पुलिस और सर्वे टीम पर हमला कर दिया। हिंसा में 5 लोग मारे गए, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दावा है कि एएसआई सर्वे में मस्जिद के अंदर मंदिर होने के कई अहम सबूत मिले हैं। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में है, जहां
आज सुनवाई में हाईकोर्ट ने मस्जिद को विवादित स्ट्रक्चर कहकर संबोधित किया और ऑर्डर में विवादित स्ट्रक्चर लिखवाया। संभल विवाद और संभल में सनातन के सबूतों को लेकर सीएम योगी ने भी आज विधानसभा में बड़ी बात कह दी। सुनवाते हैं। 30 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सीएम योगी का बयान आपने सुना। उन्होंने संभल का सनातन से साक्षात्कार कर दिया और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संभल में साजिश के तहत तीर्थ खत्म किए गए। कभी संभल को तीर्थों का शहर कहा जाता था, तीर्थों का जिला कहा जाता था। संभल में 67 तीर्थ स्थान थे, इन्हें खोजना हमारी विरासत है। हमने अब तक 54 तीर्थ स्थल खोजे हैं और 19 कूपों को खोजा है। संभल में जो भी कर रहे हैं वो हमारी आस्था है। सीएम ने कहा जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं मांग रहे। आइए आपको दिखाते हैं शाही जामा मस्जिद में हिंसा के बाद अब तक संभल में सनातन के कितने सबूत मिले हैं, क्या क्या मिला है। संभल में अब तक 3 बंद मंदिर मिल चुके हैं। 14 दिसंबर को पहला कार्तिकेश्वर मंदिर मिला। जामा मस्जिद से 1.5 किलोमीटर खग्गू सराय में मिला था। 17 दिसंबर को हयात नगर के सरायतरीन में दूसरा मंदिर मिला। 18 दिसंबर को चंदौसी क्षेत्र में लक्ष्मणगंज में भी मंदिर मिला। ये सभी 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद से बंद थे। अब तक 19 कूपों और 5 तीर्थों की पहचान की गई है। चतुर्मुख, ब्रह्मकूप, अमृतकूप, अशोक कूप, सप्तसागर कूप, बलिकूप, धर्मकूप, ऋषिकेश कूप, परासर कूप, अकर्म मोचन कूप और धरणी वाराह समेत 19 कूपों की पहचान की गई है। इसके अलावा और भी कई सनातन के सबूत मिले हैं। 5 तीर्थों की पहचान हुई है। संभल में यह है भद्रका आश्रम तीर्थ, स्वर्गदीप तीर्थ, चक्रपाणी तीर्थ, प्राचीन तीर्थ, कल्की विष्णु मंदिर, यह भी संभल में ही। चंदौसी में क्या क्या मिला है यह भी देख लीजिए। 152 साल पुराना मंदिर मिला है। 1857 की बावड़ी और 2 कमरे मिले हैं। कदंब का विशाल वृक्ष मिला है। हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक मिले हैं। 1 सुरंग मिला है और 4 कमरे पाए गए हैं। संभल के संग्रहालय में क्या क्या छिपा हुआ है यह भी आप देख लीजिए। 67 तीर्थ, 36 गढ़ी, 52 धर्मशाला। संभल में जो बावड़ी मिली है उसका इतिहास भी आपको बता देते हैं। ये 150 साल पुरानी बावड़ी है। बिलारी के राजा के नाना के समय यह बावड़ी बनाई गई थी। 3 फ्लोर की यह बावड़ी है। 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल के बने हुए हैं। ऊपर का तल ईंटों का बना हुआ है। तो क्या अयोध्या की राह पर चल रहा है संभल? ये सवाल इसलिए क्योंकि एएसआई के सर्वे में और अब तक मिले साक्ष्य के हिसाब से संभल चीख चीख कर अपने इतिहास की गवाही दे रहा है, अपनी विरासत की गवाही दे रहा है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। अब आपको उत्तर प्रदेश के लिए चलते हैं, सीधे बिहार। बिहार में नीतीश कुमार फायर हैं। चुनावी मौसम भी है, जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार को थका और हारा हुआ सीएम कहकर संबोधित करते हैं और आज जिस अंदाज में नीतीश कुमार दिख रहे थे उसे तेजस्वी को इसका जवाब माना जा रहा था। बिहार विधानसभा की यह तस्वीर देखिए, जरा फुल स्क्रीन दिखाते हैं आपको तस्वीर। आज सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में ऐसे भड़के कि विपक्षी विधायक देखते रह गए। राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान नीतीश ने फायरी अंदाज में तेजस्वी पर हमला बोला, जिस पर आरजेडी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी विधायक शांत नहीं हुए तो नीतीश और भड़क गए। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो अभी बच्चा है, इनके पिता लालू प्रसाद यादव को हमने ही मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने और शोर मचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ आज
विधानसभा के अंदर आपको दिखाते हैं। तब पहले क्या था, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया था, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। मत करिए, नहीं, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? ये कुछ है? इससे चुपचाप रहो। बैठिए, बैठिए। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो? नीतीश कुमार जी यहाँ नहीं है, उनके लिए 4 लाइन असलियत में हम बताते हैं। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। आज विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी के बीच तीखी तकरार देखने को मिली, जबकि कल का एक वीडियो भी जबरदस्त तरीके से वायरल है। सम्राट चौधरी कल बजट पेश कर रहे थे, तब सीएम नीतीश कुमार की एक हरकत का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुंह चढ़ाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दावा यह भी किया गया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे और दोनों के बीच इशारों में बातचीत हो रही थी। और आज जो विधानसभा में हुआ, उसके बाद इशारों वाली भाषा पर पूर्ण विराम लग गया और लड़ाई आर पार की पहुंच गई। लेकिन कल की यह तस्वीर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। अब बिहार विधानसभा की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको यूपी विधानसभा की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी विधानसभा से एक ऐसी खबर आई है जिस खबर में मसाला है। अब आप सोचेंगे किस मसाले की बात हो रही है? यह खाना पकाने वाले मसाले की बात नहीं हो रही है, यह इस मसाले की बात हो रही है जो कि एक राष्ट्रीय इशू है। अब आप देखिए कि पूरे देश को मसाला खाने वालों ने पीकदान समझ रखा है। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप कहेंगे कि विधानसभा है या फिर नेताजी का पीकदान है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना खुद भड़क गए और सफाई कर्मियों से विधानसभा के अंदर थूक साफ करने को कहा। विधानसभा में एक विधायक ने मसाला खाकर सदन के अंदर ही पीक मार दी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी में विधायक जी को देख लिया है, अगर वो खुद आकर अपनी गलती मान ले तो ठीक रहेगा। स्पीकर यही नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आगे ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। यूपी बिहार में पान मसाला खाना बहुत कॉमन है। स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेज बिल्डिंग्स, अस्पताल, दफ्तर, हर तरफ लोग मसाला खाकर थूक देते हैं। पूरे देश को पीकदान बना रखा है। सरकारी दफ्तरों, सरकारी स्कूलों, सरकारी कॉलेजेस के हालात देखकर आप और हैरान रह जाएंगे। हर तरफ पान मसाला और गुटखा की पीक साफ देखी जा सकती है। सरकार की तमाम कोशिशों और सख्त एक्शन के बावजूद हालात सुधरने को तैयार नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर देश में पान मसाले को बैन क्यों नहीं किया जाता है, जबकि सरकार लगातार यह प्रचार करती है कि तंबाकू पान मसाला से कैंसर होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। तंबाकू के खिलाफ अभियान में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस पर बैन नहीं लगाया जाता। विधानसभा के अंदर पान मसाला थूकना शर्मसार करने वाली घटना है। सवाल ये कि आखिर ऐसी मानसिकता कहां से आती है? पान मसाला खाना भी घातक है, इसे कैंसर होता है। तमाम प्रचार के बावजूद लोग मसाला खाना बंद नहीं करते। अब जरा समझिए कि देश में पान मसाला का कारोबार कितना बड़ा है।
क्यों बड़े से बड़े स्टार्स इसका ऐड करने से हिचकते नहीं है? क्यों इस पर रोक नहीं लगती है? इसके पीछे है बड़ा कारोबार और मोटा टैक्स। साल 2021 में यह 41,821 करोड़ रुपए का कारोबार था। साल 2027 तक इसके 53,000 करोड़ के कारोबार हो जाने का अनुमान है। इसमें पान मसाले की जो जीडीपी है वो 4.4% की है, यानी कि सालाना 4.5% की वृद्धि इसके कारोबार में हो रही है। पान मसाला के बिजनेस से सरकार को पूरे साल में लगभग 12,000 करोड़ का टैक्स मिलता है। अब जरा समझिए कि देश में पान मसाला किस तरह से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भारत में अनुमान के मुताबिक 27 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू खाने वालों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तंबाकू सिगरेट की वजह से हर दिन 3,500 मौत होती है, ऐसी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में 29% पुरुष तंबाकू खाते हैं, ग्रामीण इलाकों में 43% पुरुष तंबाकू खाते हैं, गांव में 11% और शहरों में 5% महिलाएं भी मसाला खाती हैं। यानी पान मसाला का मार्केट बहुत बड़ा है और रीच बहुत ज्यादा है। इस पर रोक लगाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोक नहीं लगाया जा सकता। इस मामले में उदाहरण पेश किया है झारखंड ने। हाल ही में झारखंड ने पान मसाले को बैन कर दिया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। सवाल अब दूसरे राज्यों पर है कि दूसरे राज्य इस तरह का फैसला कब लेंगे, कैसे लेंगे और क्यों नहीं लेंगे, प्रतिबंध क्यों नहीं लगाएंगे। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की दो वजह। इसके पीछे की वजह है राजस्व, यानी कि मिलने वाला टैक्स, रोजगार और राजनीतिक दबाव। सरकार को पान मसाला से मोटा टैक्स मिलता है। बैन लगाने पर सरकार के राजस्व को घाटा होगा। गुटखा उद्योग से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। गुटखा उद्योग से जुड़े बड़े लोग प्रभावशाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिस तरह से देश में पान मसाला खाकर पूरे देश को पीकदान बनाने की बात है, उसमें यह कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है कि पान मसाले को हर राज्य को बैन कर देना चाहिए। पान मसाले के पैकेट में चेतावनी भी लिखी होती है कि यह हानिकारक है, बावजूद इसको सरकार बेचने की इजाजत देती है और लोग भी धड़ल्ले से खाते हैं। पान मसाला के पैकेट पर क्या चेतावनी लिखी होती है, यह भी आप जान लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा होता है पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुंह का कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तंबाकू चबाना जानलेवा है, तंबाकू से मुंह का कैंसर हो सकता है, तंबाकू से पेट का कैंसर भी हो सकता है। तो अगली बार जब आप पान मसाला खाएं और देश को पीकदान बनाएं, उससे पहले यह जरूर सोचें कि आपकी इस हरकत की वजह से पूरा देश शर्मिंदा होता है, देश के लोग शर्मिंदा होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गूगल मैप की। एक ऐसा मैप जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, कहीं से भी कहीं जाने के लिए, रास्ता पता लगाने के लिए, रास्ते में लगने वाला समय पता लगाने के लिए, इवन टोल की जो जरूरी कि कितने टोल लगने वाला है वो पता लगाने के लिए गूगल मैप आजकल जिंदगी में शामिल हो चुका है। कहीं जाना है, रास्ता समझने के लिए गूगल मैप आसानी से फोन पे लगा लिया और मिनटों में पहुंच गए। लेकिन क्या ये गूगल मैप जानलेवा बन गया है? क्या गूगल मैप के भरोसे रहना लोगों को भारी पड़ रहा है? ताजा खबर जो है वो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां गूगल मैप ने स्टेशन मास्टर की जान ले ली, ये दावा किया जा रहा है। आरोप है कि गूगल मैप ने रास्ता भटका दिया और आगे जाकर रास्ता खत्म हो गया, जिसकी वजह से कार 30 फीट गहरे नाले में जा गिरी। इसमें स्टेशन मास्टर की जान चली गई। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए जैसे तैसे कार को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल ले जाते समय शख्स की मौत हो गई। लेकिन यह पहला वाकया नहीं है जब गूगल मैप पर इस तरह के आरोप लगे हों। रास्ता भटकाने, हादसे का शिकार होने का आरोप गूगल पर लगाओ। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। बरेली से भी 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां पर गूगल मैप के ऊपर लोगों ने भरोसा करके रास्ता खो दिया। ये सवाल बार बार गूगल मैप पर, आरोप बार बार गूगल मैप पर लग रहे हैं। इसलिए आप भी अगली बार जब गूगल मैप का इस्तेमाल करें तो सावधान जरूर रहें और अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भी जरूर चेक करें। अब आपको दिखाते हैं बर्फबारी की कुछ तस्वीर। मार्च महीना शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में गर्मी की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, लेकिन पहाड़ों पर शानदार बर्फबारी हो रही है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीर, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम का मिजाज बदल गया है। चारों ओर से
पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। और आपको बता दें कि डोडा के पहाड़ों का एक खूबसूरत मंजर देखते बन रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, किश्तवाड़, अनंतनाग, शिमला में शानदार तस्वीरें बर्फबारी की सामने आई है। पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं